अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ सब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इंडिया की तरफ से, इंडियन नेताओं की तरफ से और उनके जो सेना है उनके चीफ्स की तरफ से बढ़ के मारी जा रही थी, पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिसका जवाब फिर ISPR की जानिब से दिया गया, उनकी तसल्ली हो गई। लेकिन इस पर ही इक्तफ़ा ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। भारत को पता है कि अब वो डायरेक्ट तो अटैक पाकिस्तान पे कर नहीं सकता, तो वो जिस तरीके से पहले करता आया वही कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बढ़ गई। औरंगज़ई में जो अटैक हुआ उसके बाद से हमारी आर्मी में, हमारी आवाम में बहुत गम गुस्सा पाया जाता था। इसका इजहार ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर किया और हमारे वज़ीर आज़म ने भी कह दिया बस अब बहुत हो चुका, अब फैसला कौन कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और उसके बाद रात को काबुल में और पख्तीका में अफगानिस्तान में कुछ अटैक्स देखे गए, मुबैना तौर पर उसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान से। बट जब आज का एक प्रेसर, इंपॉर्टेंट प्रेसर जो रात को अनाउंस हुआ DG ISPR की जानिब से, 2:30 बजे का वक्त दिया गया, तो सबको लगा कि वो इसकी बाबत बात करेंगे। लेकिन एक तो ये कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में हुई, और दूसरा उन्होंने बताया कि इसका मकसद KP में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेना है। 2 बार उन अटैक्स के बारे में जो अफगानिस्तान में हुए क्वेश्चन किया गया, लेकिन उसका जो जवाब सामने आया या उन्होंने जो बातें की, पहले उस पर उनका जो गुफ्तगू है उसको सामने रखते हैं, फिर मैं आपके सामने सवालों के ढेर लगाऊंगी। शोहदा और अफवाज पाकिस्तान और पुलिस की कुर्बानियों की तज़हीक की जाती है। ये उस सियासी और मुजरमाना गठजोड़ के मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं कि वो खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। कनेक्ट अगर करें from KP to ruling party over there and then to Afghanistan and then Afghan foreign minister's visit to India, इस प्रेसर में क्या मैसेजिंग की गई है आपके ख्याल में? इसमें मुझे तो याद आ गया रिजेक्टेड, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। ओके, ये रिजेक्टेड से एक नोशन कम है, मगर इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड वार्निंग टू PTI कि आप जो बयानियाँ अपने लीडर का लेके चल रहे हैं वी रिजेक्टेड। इट्स सिंपल। और ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली उसी किस्म की सिचुएशन है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगेन मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है, अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल 2014। उससे कबल उस वक़्त की हुकूमत और हाइब्रिड रजीम जो भी थी, वो कोई हाइब्रिड्स ही रही हैं, लेस और मोर। तो उस वक़्त की हाइब्रिड रजीम का मौक़िफ़ यही था कि बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, पैसे दे के सेटलमेंट्स की थी। जो पुरानी सारी सेटलमेंट्स जो हुई थी वो 2010-12 से लेके 14 तक तो यही होता रहा ना, कि हर दफ़ा नेगोशिएशन होती थी और लोकल कोर कमांडर जाके करते थे एंड सो ऑन। तो फिर जाके जब वो हुआ तो फिर फाइनल फैसला हुआ कि हम एक्शन करेंगे। और वो एक्शन ठीक ठाक हुआ, फिर 2 साल चला, डिस्प्लेसमेंट्स भी हुई, रेफ्यूजीज भी बने, मगर उनको मार मार के निकाल दिया यहाँ से, ठीक। और फिर कुछ दहशतगर्दी कम हुई। तो अब उसी किस्म की फिर स्टेज आ गई है, और ये स्टेज जो है इसमें उसी किस्म का फैसला हो रहा है अब कि इनफ इज़ इनफ। स्टेटस को जो है ये, और स्टेटस को यही था ना जो चलता आ रहा था। वो क्या था स्टेटस को? वो स्टेटस को पिछली हाइब्रिड रजीम ने फैसला किया था कि हम कुछ लोगों को पैसे वैसे दे के ख़त्म करेंगे और कुछ लोगों को सेटल करेंगे यहाँ। अच्छा, मुज़ाकरात करके। यही इमरान खान की पॉलिसी थी और यही जनरल फैज़ की पॉलिसी थी। तो उस वक़्त की जो हाइब्रिड रजीम थी, ये उनकी पॉलिसीज़ थी, सेटलमेंट करने की, उनको यहाँ लाने की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए जब जनरल फैज़ गए थे काबुल, तो कहने लगे नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, नथिंग वाज एवर अंडर कंट्रोल। अब सिचुएशन ये है कि इस हाइब्रिड रजीम ने अबाउट टर्न कर लिया है। वो कहते हैं कि ये भी
ये जो पॉलिसी थी उस वक्त की हाइब्रिड रेजीम की, वो सही नहीं थी। अब जो नई हाइब्रिड रेजीम है वो कहती है वो पॉलिसी गलत थी। वो भी पॉलिसी दो हाथ से ताली बजती थी, ये भी पॉलिसी दो हाथ से ताली बजती है। हाइब्रिड है, मिलिट्री एंड सिविलियंस। अब एक मैं देख रहा हूँ कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड रियासत जब अटैक आता है ना रियासत के ऊपर या मुल्क के ऊपर, जो कि नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से आता है, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल और अक्रॉस द बॉर्डर, तो कुछ अरसे तक तो उसको बॉर्डर नहीं क्रॉस करते, मगर फिर जब ये तकलीफ दे होता है तो फिर जो जिसके ऊपर अटैक हो रही होती है वो फिर क्रॉस करके बॉर्डर गोज आफ्टर द टेररिस्ट। अमेरिका ने भी यही अफगानिस्तान में किया था जी, ऐसे ही है। इसराइल कर रहा है अरब मुल्क हमास के खिलाफ, इंडिया ने हमारे साथ किया जी, एक दफ़ा 3-4 दफ़ा किया। सो आई थिंक ये तो इसकी तो अब लीगैलिटी जो है ना जी, वो तो अब इस्टेब्लिश हो गई है कि यू कैन क्रॉस रेड लाइंस ऑफ बॉर्डर्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब जो मैसेज डीजी साहब दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं आयशा कि इनफ इज़ इनफ, स्टेटस को नहीं चलेगा और दे विल गो आफ्टर देम वेदर इट इज़ अक्रॉस द बॉर्डर और वेदर इट इज़ इनसाइड पाकिस्तान। इसीलिए मैंने कल के प्रोग्राम आया था कि किसी सूरत में भी केपी की गवर्नमेंट ऐसे चीफ मिनिस्टर के हाथ नहीं देंगे जो कि इनका जो बयानिया है नई हाइब्रिड रेजीम का रिगार्डिंग टेररिज्म, उसको वो अगर वो नहीं मानते तो उसको इनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ द स्टेट। तो स्टेट जो है वो विल ओवरकम ऑल दीज अदर ऑब्स्टिकल्स। राइट, तो इस वार्निंग को पीटीआई रीड कर पाएगी? पीटीआई नहीं रीड कर पाएगी। पीटीआई अगर समझ आती तो ये करते ही ना, इस बंदे को लगाते ही ना। जिसके पहले ही रेड रैग है तो सारे, और जो डीजी साहब ने जो बातें कही है वो तो क्लियर होगी ना बात अब कि दे विल नॉट लेट इट हैपन। कल मैंने अपने प्रोग्राम में यही कहा था कि देयर इज़ नो वे दे विल अलाउ दिस टू हैपन। मैंने आपको बताए थे मुख्तलिफ सिनारियोज। एक सिनारियो मैंने कहा था कि आखिरी वक्त पे शायद इसको चेंज कर दे, दूसरा ये था कि शायद इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरा ना होने दें। फिर तो और भी बड़े तरीके हैं, केसेस कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। सो आई थिंक मेजर टर्निंग पॉइंट अगेन इन पाकिस्तान स्ट्रैटेजी विज़ अफगानिस्तान। ये काफ़ी अरसे से ये स्ट्रैटेजी है ना, फ्लक्चुएट कर रही है, अप एंड डाउन चलती है। और हर हाइब्रिड गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि पिछली स्ट्रैटेजी फेल हो गई है तो फिर एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रैटेजी बनी थी वो 2021 में इमरान खान की हाइब्रिड गवर्नमेंट ने उसको तेज कर दिया था, जो उससे पहले बनी थी जिसके साथ लड़ाई झगड़े थे, कोई सेटलमेंट नहीं करनी थी जी। नेशनल एक्शन प्लान अब ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको 2021 में तब्दील कर दिया गया, एक नया एक्शन प्लान बनाया गया। और वो नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके तहत यही था कि हम बातचीत करेंगे और सेटल करेंगे और इस किस्म की चीज़ें। दैट्स द इम्प्लीकेशन। सो आई थिंक आयशा, अब आप समझें कि आपके रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ और भी ख़राब होने जा रही है, बिकॉज अब यू आर गोइंग टू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ गोइंग टू लीड टू मोर डिस्टेबलाइजेशन। और उसने आपने खुद ही देख लिया कि अफ़गानिस्तान को भी एहसास हो गया कि अब हमारी पाकिस्तान के साथ गड़बड़ होने जा रही है, बिकॉज डिलीवर नहीं कर सकते वो जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी को ख़त्म किया जाए और बीएलए को ख़त्म किया जाए। और टीटीपी और बीएलए को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। और अब टीटीए ने मेरा ख्याल फैसला किया कि हम पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे और इसलिए अब वो चले गए दिल्ली इस बात को पक्का करने के लिए, अपनी लेवरेजिंग बड़ी करने के लिए। ठीक है, तो वो अब इंडिया के साथ बैठे हुए हैं और आपको अब नज़र आ रहा है कि एक तरफ एक बॉर्डर, दूसरी तरफ दूसरा बॉर्डर। पहले ये कहते थे कि एक बॉर्डर तकलीफ है, गरम रहता है एक बॉर्डर और दूसरी तरफ ज़्यादा फिक्र नहीं है, जाहिर है। तो अब दोनों बॉर्डर अब दहक रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, हॉट अप भी हो गए हैं और मिल भी गए। तो ऐसे में जब हमारे यानी दोनों जो हैं हमसाए वो हमारे ख़िलाफ़ इस तरह से कार्रवाइयों में या मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं, तो केपी में एक वफाक की हिमायत याफ्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे होने वाली हुकूमत का होना कितना ज़रूरी है? ज़ाहिर है क्योंकि सारा कुछ वहीं हो रहा है, तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ की हुकूमत जो है हैज़ टू बी इन लाइन विद द पॉलिसी ऑफ द स्टेट।
सीधी सी बात तो इसका मतलब है वो बानी और अगर PTI वो की नहीं पॉलिसी होगी। ऑफ स्टेट के साथ नहीं होगी तो उसको उड़ा के रख देंगे। तो उड़ने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है। आपके ख्याल में मौलाना की गवर्नर केपी से मुलाकात इसी सिलसिले में हो रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल आफरीदी साहब का नाम वापस नहीं लेती तो मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए? गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है, मगर लगा भी सकते हैं और फिर देखा जाएगा, चैलेंज होता रहेगा अदालतों में। वहाँ क्या पता क्या होगा और क्या नहीं होगा, आजकल के हालात हैं। तो आई थिंक बट जो क्लियर बात वही है जो मैंने कल कही थी कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट, जी, ये एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट अलाउ इमरान खान की पॉलिसी टू प्रिवेल ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म एंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टीटीपी टू प्रिवेल इन पाकिस्तान एंड स्पेशली इन केपी प्रोविंस। तो ये फैसला कर लिया गया है। ये फैसला हो गया। ठीक। अच्छा, इधर हम कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं। इसहाक डार साहब विज़िट करते हैं, साल के आगाज़ में सादिक साहब जाते हैं, मोहम्मद सादिक साहब, फिर चाइना आता है, दरमियान में ट्राइलेटरल हमारे मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है और अभी अभी मॉस्को कॉन्फ्रेंस डायलॉग का इनेकाद वहाँ किया जाता है जिसमें इंडिया भी शरीक होता है और वो असल में अमेरिका को मैसेज देते हैं कि यहाँ कोई फुटप्रिंट्स ऐसे गैर मुल्की बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे बगराम एयरबेस के कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ से अमीर मुत्तकी अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा दिल्ली ट्रैवल करते हैं, उन्हें स्पेशली इस्तिस्ना दिया जाता है इस ट्रैवल के लिए। पहले तो वो पाबंदियों के ज़ेरे असर नहीं कर सकते थे सफ़र। उनका दिल्ली का विज़िट, वो भी इतना तवील, आपके ख्याल में एजेंडे का ऐलान नहीं किया गया, तो असल एजेंडा क्या है अफ़गानिस्तान का इंडिया विज़िट? बिल्कुल, देखिए अफ़गानिस्तान को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, तो इंडिया ही दे सकता है। इंडिया को चाहिए कि वहाँ से उनका एक फुट होल्ड था, वो चाहते हैं कि उनका फुट होल्ड वापस आए जो करज़ई के ज़माने में था। तो इसलिए जब से तालिबान आए तो इंडिया को तो कोई घास नहीं डाल रहा था ना। अब दोनों के इंटरेस्ट जो हैं इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए वो उठ के चले गए हैं वहाँ, और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफ़र हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफ़र हो रही हैं और हथियार भी, अगर हथियार की जरूरत नहीं है, पैसे और किसी फिर ये कि जी आप भेजें, यहाँ एजुकेशन होनी है, ये होना है, वो होना है। सो ये सारा कुछ अब, और ये बेसिकली जो अफ़गानिस्तान वाले हैं ना जी, ये लेवरेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान को पुट ऑफ करने के लिए कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हम और ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे। इट्स दैट, क्योंकि इंटरेस्ट उनका भी, इंडिया का भी वही है और टीटीपी का भी वही है ना कि सिपेक ना चले, पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर तंग किया जाए, कमज़ोर किया जाए, लड़ाई झगड़े किए जाए। तो आई थिंक ये संजीदा है मसला, क्योंकि अमेरिका का भी अब इंटरेस्ट है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ जो आईएस है उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज दे फील कि आईएस जो है वो आउटसाइड अफ़गानिस्तान भी ऑपरेशंस कर सकती है। वहाँ अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान सब एक ही पेज पे हैं। तो अब आगे आप चलते जाएं, देखें क्या होता है। लोग ये कहेंगे कि ये जो अटैक हुई है काबुल के अंदर और जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की है डीजी साहब ने, इट्स क्वाइट क्लियर कि वी आर वेरी सीरियस एंड हम नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते शायद प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब देखिएगा सूनर और लेटर रेजीम चेंज इन अफगानिस्तान। जी, याद है आपको? बिल्कुल, ये कहा रेजीम चेंज। मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ देखिए ये जंग तो नहीं कर सकते ना तालिबान के साथ, फुल फ्लैश वॉर तो नहीं हो सकती, वो तो अमेरिका नहीं कर सका, तो ये कहाँ करेंगे? जी, तो इसलिए आई थिंक रेजीम चेंज, सिविल वॉर और पावर स्ट्रगल एंड चेंज ऑफ दिस गार्ड एंड ब्रिंगिंग इन सम अदर, सपोर्टिंग सम अदर फैक्शन ऑफ द अफगान तालिबान एंड गिविंग देम स्पेस। तो ये मेरा ख्याल है, अब आप देखिएगा अगले 3 माह के अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी पावर स्ट्रगल हो जाएगी एंड सम थिंग्स विल हैपन। अच्छा सेठी साहब, मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जहाँ दीगर ममालिक थे और वो अमरीकी एयरबेस की बात, बगराम में एयरबेस की बात को रद्द कर रहे थे, वहाँ साइड लाइन्स पर पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदा है अफ़गानिस्तान के लिए, उनकी फ़ॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान मुत्तकी साहब से 90 मिनट्स की डिटेल्ड मीटिंग हुई जिसमें और भी बहुत से मौज़ूआत थे, लेकिन जो शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके ऊपर कोलैबोरेशन पे भी बात हुई। अब आपने ये तस्करा किया वहाँ एयर स्ट्राइक का, इसको थोड़ा डाउन प्ले किया गया इब्तदा में, और जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह साहब, उन्होंने कहा डोंट वरी, इट्स ऑल गुड एंड वेल एंड सो फॉर देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ एनी हार्म डन। एक तो आप हमें ये क्लियर कीजिए कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है बिहाइंड द सीन्स मॉस्को कॉन्फ्रेंस में जो हुई हो, उसके बाद कल हमारी स्टेटमेंट्स हमारे हुकाम की, उसके बाद ये तय को उसे डाउन प्ले करना, उस तरह से ना रद्द अमल देना जिस तरह से इस तरह की एयर स्ट्राइक के बाद दिया जाना चाहिए? दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। देखिए, अगर 1.5-2 घंटे की बात सादिक की और तालिबान के रिप्रेजेंट की हुई है तो क्या बातें की उन्होंने? अब 2 ही बातें हो सकती हैं कि एक तो उनको समझाने की कोशिश की है हमने जी, और जो उसके बाद उठ के वो इंडिया चले गए, ठीक है ना। दूसरा ये है कि
उन दोनों ने अग्री किया कि जी हम अब टीटीपी को टारगेट करेंगे जी। और आप फिर ज़्यादा शोर नहीं डालेंगे। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं जी। मगर ये जो इंडिया उठ के चले गए ना, इससे लगता है ऐसे है कि हमने कोशिश की उनको समझाने की, वो नहीं समझे जी। अच्छा। वो सुनते रहे, हाँ करते रहे, फौरन उठ के फिर इंडिया चले गए। दैट मीन्स कि आइदर वी वर वेरी सक्सेसफुल, उन्होंने कहा ठीक है जी हम विल ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ नहीं कुछ कर दे, या तो ऐसी या ऐसी कि सुन ली सारी बात और आगे से ज़्यादा जवाब नहीं दिए और उसके बाद उठ के इंडिया चले गए और अब अपने वो इंडिया के साथ हमदर्दी शो कर रहे हैं और इंडिया के साथ एसिस्टेंस लेंगे उनकी। सो आई थिंक माई सेंसेस ये तालिबान नहीं सुनते किसी की बात। अच्छा। तो ये ख्याल कि जी वो हमारी बात सुन रहे हैं और हम उन्हें ये देंगे वो देंगे, आई डोंट थिंक दे एग्री। और इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ किसी न किसी स्टेज पे रेजीम चेंज होनी पड़ेगी। ये रेजीम के साथ पाकिस्तान नहीं काम कर सकता। तो इस अमारात इस्लामिया का मुस्तहकम रहना आपके ख्याल में इंडिया के मफाद में होगा, जिनके साथ आज से 4 साल पहले तो ताल्लुकात मुमकिन ही नहीं थे क्योंकि ये बैक करते थे वेस्टर्न बैक्ड जो गवर्नमेंट थी, और उसके बाद अब ये अनहोनी हो गई। देखिए ये सियासत में होता है, द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ माय फ्रेंड, ठीक। तो ये उसी किस्म की चीज़ है। अच्छा। मैं इंडिया तालिबान को कल्टीवेट कर रहा है, तालिबान इंडिया को कल्टीवेट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज पाकिस्तान दोनों इज एनिमी ऑफ बोथ। सो इसलिए Pakistan is the enemy of India and India is the enemy of Pakistan, so the enemy of Pakistan is my friend. तो ऐसे में काबुल में इंडियन एम्बेसी का खुलना, अब देखें ना ये भी इंटरेस्टिंग है, रिकग्नाइज नहीं किया मगर एम्बेसी खोल रहे हैं। एम्बेसीज तो खुलती हैं जब आप रिकग्नाइज कर लेते हैं, मगर इस तरीके से तो चाइना ने भी किया ना, ऐसे एम्बेसी खोल ली है वहाँ मगर रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये पहला कदम होता है। तो इस क्लियरली दिस इज अ सिग्नल फ्रॉम द तालिबान एंड फ्रॉम इंडिया, दोनों अपने मफाद में ये कर रहे हैं एंड आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू टेक नोट ऑफ दिस। ओके। तो रशिया की तरह अब इंडिया भी रिकग्नाइज करने की तरफ अगला कदम ले सकता है? मेरा ख्याल है इंडिया नहीं रिकग्नाइज करेगा जब तक एक कंसेंसस नहीं हो जाता कि बाकी मुल्क भी करेंगे। आई डोंट थिंक इंडिया विल डू दैट, बट इंडिया विल कीप इट्स ऑप्शंस ओपन, बिकॉज देखिए ये सियासत है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है। अब इट डिपेंड करता है, अगर तो पाकिस्तान टीटीपी की लीडरशिप को एलिमिनेट कर देता है वन वे और अनदर, अच्छा, तो फिर टीटीपी कमज़ोर हो जाएगा, फिर शायद टीटीए जो है वो पाकिस्तान की बात भी मान ले। अच्छा। अभी तो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि टीटीए को डर ये है कि टीटीपी और आईएस मिल के टीटीए को न उड़ा दें, घर से, इसलिए वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते जी। उन्हें पता है कि हमने एक्शन लिया तो हमारे अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और हमारे लोग जो हैं शायद छोड़ दें हमें, दे मे गो टू द मोर मिलिटेंट पीपल। तो अब अभी इस दफ़ा अभी डिस्कशन हुई है कि इंडिया विल सपोर्ट द अफगान क्रिकेट टीम। इंडिया तो काफ़ी अरसे से अफगान क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहा है, इट्स अ सेकंड होम फॉर देम। एक दुबई और एक इंडिया है और वहाँ वो ट्रेनिंग भी होती है उनकी, उनको रिहाइश भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। तो ये वो लोग हैं जिनके कोचेज़ जो है वो हम दे रहे थे, हम देते हैं अपने कोचेस, वो इंडिया में जाके ट्रेनिंग करके मारी पिटाई कर देते हैं। तो अब बात यह है कि आई थिंक वी हैव बीन वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट अफगानिस्तान, और पहले दिन से कि एक ज़माने में हम समझते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ हम चाहें जंग के वक्त हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ये, फिर वो ख़त्म हुई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं हुई, फिर उन्होंने साइड्स लेनी शुरू कर दी। कभी मुजाहिदीन की साइड ली, ठीक है, फिर जब नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के ख़िलाफ़, और फिर वहाँ से उनको हटाया तो दूसरे आ गए। सो आई थिंक हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं रही, इट्स ऑल बीन शॉर्ट टर्म। और अभी भी आप देखें ये बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ये तालिबान को समझाने की, वो नहीं समझ रहे। हाँ, वो नहीं समझ रहे। लेकिन वो इंश्योर कर रहे हैं इंडिया को कि हमारी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान को ऐसा इंश्योर नहीं करते। नहीं, देखिए वो उनकी ज़मीन इंडिया के खिलाफ हो भी नहीं सकती ना, क्या करें। माजी में जैसे अलकायदा से थ्रेट रहा या इंडिया को शिकायत रही? नहीं, इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है फ्रॉम अलकायदा। No, none. IS खुरासान? No. India is not under threat. हमें थ्रेट है, वो हमारे खिलाफ है ना, वो कहते हैं ये इस्लामी मुल्क नहीं है, इसमें हमने अपना झंडा इस्लाम का लगाना है। सो इसलिए आई थिंक, एंड ऑल्सो बिकॉज एक परसेप्शन है ना कि हमारी दोस्ती बड़ी अमेरिकनों के साथ, इंडिया की तो नहीं, कभी भी नहीं रही। वो तो अब जाके इंडिया वो ट्राइंग टू गेट फ्रेंडली विद अमेरिका, और देखो उनके साथ क्या हुआ है। हमारा तो पूरा तारीख का एक रिकॉर्ड है। सो अनफॉर्चुनेटली
Afghanistan has been mishandled Right. from day one by our hybrid regimes. पॉलिसीज़ जो हैं वो एक दूसरे से तसादुम का शिकार रही, जिसकी वजह से ये तसादुम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। लेकिन अब जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना चुकी है कि ये है मुसम्मम। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नोबेल इनाम के ऐलान का इंतज़ार तो हुआ ख़त्म, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ी मायूसी की खबर थी कि उनके बजाय एक वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना, उनको ये अवार्ड दे दिया गया है और इस पर वाइट हाउस ने कहा है कि सियासत को अमन पे तरजीह दी गई है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से का इजहार करेंगे, बट कैसे देखते हैं आप इस अनाउंसमेंट को? और इस देखिए 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि नॉमिनेशंस की कट ऑफ डेट है 31 जनवरी। उसके बाद फिर लिस्टें आती हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, तो वक्त लगता है इसको फाइनल करने में, बट कट ऑफ डेट 31 जनवरी है। और पाकिस्तान की नॉमिनेशन फॉर ट्रंप वो 31 जनवरी के बहुत बाद में हुई है। हाँ, जंग के बाद वो तो 4 रोज़ा, इसलिए उसको तो कंसिडर भी नहीं किया होगा जी। तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक तो कोई अचीवमेंट तो नहीं हुई ना, अभी कहीं पीस तो नहीं हो गई। एक तो सिर्फ ये जो है क्लेम करना कि जी हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग रोक दी है, दैट्स नॉट गुड इनफ। तो फिर होने जा रही है 8 जंगें उनके बकौल उन्होंने ख़त्म करवाई। अच्छा, नहीं वो कोई नहीं, क्योंकि यकीन नहीं करता ना कोई भी, कोई जगह बंद हुई हैं कोई, वो सारा जो है ना जैसे कहते हैं ऊपर से पेपर क्रैक्स जो है उसको किया, कोई नो रियल डिप्लोमेसी। मगर तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा, लिख लें मेरे से। बराक ओबामा को मिल सकता है, इनको नहीं मिल सकता। Exactly. क्यों? नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी जो है जी, इट बिलीव्स इन द इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। डोनाल्ड ट्रंप उस वर्ल्ड ऑर्डर को डिसमेंटल करने जा रहा है, बेसलाइन। इसलिए वो कभी भी नहीं करेंगे। और ये जो उन्होंने सेलेक्ट किया है और बहुत ही डोनाल्ड ट्रंप को स्नब किया है। अच्छा। और ये खातून तो इस वक्त आई थिंक शी इज़ इन हाइडिंग, किसी को नहीं पता कहाँ हैं, मगर उनको ब्लॉक कर दिया गया फ्रॉम कंटेस्टिंग फॉर द प्रेसिडेंसी। शी इज़ अ ग्रेट डिफेंडर ऑफ सिविल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ा अथॉरिटेरियन फिगर है जी। और डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में डेमोक्रेसी की बातें होती है, डजंट बिलीव इन इट। सो इसलिए माई सेंसेस के नोबेल पीस प्राइज़ उन्होंने डिलिबरेटली इस खातून को दिया है, डिलिबरेटली एज अ पॉइंट कि डोनाल्ड ट्रंप तुझे नहीं हम दे सकते, तुम तो हमें फारग करने जा रहे हो जिस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का वो हिस्सा है। कमेटी को ही फारिग कर दें अगले साल। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एज लॉन्ग एज नॉर्वेजियंस आर देयर, दे विल नॉट डू इट। या तो डोनाल्ड ट्रंप खुद डेमोक्रेटिक हो जाए, अथॉरिटेरियन ना बने, बुली ना हो, हेजेमनी ना करें, तो फिर तो और बात है, बट दे मे रिलेंट। और या अगर कोई जेन्युइनली इतनी बड़ी कोई तीर मारते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाती है, जो कि सारी दुनिया कहती है कि अब 2 स्टेट, एक 1 स्टेट तो हो नहीं सकती क्योंकि इम्पॉसिबल है वो, पर 2 स्टेट अगर हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप डज दैट, तो फिर तो शायद डेफिनेटली कैन बिकम अ कंटेंडर। बैरक ओबामा को इसलिए बिकॉज वो आते सार उसने ये बातें कही थी कि मैं अब ये करूँगा 2 स्टेट। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कभी माना ही नहीं ना इस बात को, वो तो हर बात से इसराइल की मानता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है लोगों ने बाद में ये भी सोचा कि बैरक ओबामा को भी गलत मिल गया। जी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप इस पे कितनी बार एतराज करते रहे कि वो तो जंगों में शरीक ट्रंप ओबामा डिडंट डिजर्व इट, ही वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। उसने जो वादे किए वो निभाए नहीं बिल्कुल। इसी रिकॉर्ड को देखते हुए तो लग रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मिल जाएगा शायद, जितना ज़्यादा वो इसरार कर चुके हैं। वो कह रहे थे अगर नहीं मिलेगा तो ये अमेरिका की तौहीन होगी। तो अपनी अमेरिका की तौहीन नहीं, इन्हीं की तौहीन है। और जो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिस किस्म के वो गिर रहा है और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही और डेमोक्रेसी वहाँ इज अंडर थ्रेट विद डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यूँ उम्मीद पैदा हुई है, आपको पता है इमरान खान साहब को भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने की बातें चली थी। तो जिस नौयत की रहनुमा ये हैं अपोजिशन लीडर वेनेजुएलन, इनकी जो स्ट्रगल है या जो इनके साथ हुआ, जिस तरह से इन्हें पार्टिसिपेट इलेक्शंस में करने से रोका गया, वहाँ की कोर्ट्स की जानिब से फैसला किया गया, ब्लॉक किया गया इनको 2024 में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो पुरुमीद हैं कि इमरान खान साहब को भी नॉमिनेट किया जा सकता है और वो भी ये नाम जीत सकते हैं आने वाले सालों में। बिल्कुल, आई डोंट डिनाई दैट, कर सकते हैं नॉमिनेट इनको। और अगर इस खातून को मिल सकता है तो फिर वाई नॉट इमरान खान। बट मेरा ख्याल है कि इमरान खान के बारे में कुछ और भी इश्यूज़ हैं जो कि शायद इस खातून के नहीं है। अब बेहतर है कि उधर मैं ना ही जाऊँ, लोग कहेंगे लो जी तुसी तो पहले ही डाउन कर दे पे हो। मगर बात यह है कि येस आई थिंक PTI शुड नॉमिनेट इमरान खान।
राइट तो ठीक है, अगले साल नॉमिनेशंस में प्रेसिडेंट ट्रंप भी शामिल हो जाएंगे और इमरान खान साहब भी शामिल हो जाएंगे और इन दोनों में होगा फिर मुकाबला नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। ठीक है, तो इस वक्त नॉर्वेजियन कमेटी इंतज़ार कर रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का नज़ला किस पर गिरता है और वो किन ख्यालात का इजहार करते हैं इस बाबत। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। पाकिस्तान को स्पेशली लाहौर को इस वक्त एक क्राइसिस का सामना है कि एक ग्रुप मजहबी ग्रुप TLPM की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है फ़लस्तीन के मसले को लेकर, लेकिन इस पर हमारी हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है और दोनों तरफ क्लैशेस की इत्तलात हैं, जिस पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया को बताया कि फ़ैक्ट्स क्या हैं और उनका ये बताना था कि तशद्दुद किया गया उनकी तरफ से, डंडे और ईंटें जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए, रियासत की तरफ से नहीं। हर थोड़े अरसे के बाद सेठी साहब इस तरह का एक मुजाहरा होता है, फिर उसके बाद उसे दबा दिया जाता है, लेकिन फैक्ट्स तक नहीं पहुंचा जाता, ना ही मसले की जड़ ख़त्म की जाती है। अब जो फ़लस्तीन गज़ा का इशू है या इसराइल का, वो तो मुआहिदा हो गया, उस दौरान इनकी तरफ से प्रोटेस्ट का उस तरह से ऐलान नहीं किया गया। यकदम ये सवाल उठा के ये मजहबी जमातें कहाँ हैं, तो उनकी तरफ से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया, ऐसा क्यों? हाँ देखें, अब यही होता है ना, क्योंकि वो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, तो कंस्टिट्यूंसी को तो ज़िंदा रखना होता है, तो ज़िंदा रखने के लिए इस किस्म की चीज़ करनी पड़ती है और अपनी क़यादत को भी खड़ा होना पड़ता है और फिर अपनी स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इस किस्म की सिचुएशन में हुकूमत को चाहिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना। अब इनके पास सारी एजेंसियां भी हैं, सब कुछ है, इनको पता है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं या क्या अंदर डिबेट हो रही है, क्योंकि इनके जो कमिटीज़ हैं उनके अंदर भी लोग गवर्नमेंट के लोग बैठे होंगे जो उनको बता रहे होंगे, तो इनको पता तो होना चाहिए ना कि वहाँ ये डिबेट हो रही है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। और उसी स्टेज पे गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ नेगोशिएशन करें, इनके लीडर्स के साथ, उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ नेगोशिएशन करें और कोई रास्ता निकालें ताकि यहाँ तक हम ना पहुँचें। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, इस किस्म की सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी और एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि उन्होंने आपको कहा कि जी हम पीसफुल रहेंगे, आपने कहा अच्छा ठीक है जी, आपको इजाज़त दे देते हैं, आप निकलें, और जब आप निकलते हैं तो वो आप पीसफुल नहीं होते, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है आपने शुरू किया, वो कहता है आपने शुरू किया। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज़ फ्रैंकली ये गवर्नमेंट की कोताही लगती है मुझे। इनको चाहिए था उनके साथ रब्ता करते, उनके लीडर के साथ शुरू में ही उनसे पूरे बात करते और तरीके के साथ इसको होने देते और कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते कि यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा, मगर इन्होंने नहीं किया। माजी में भी इस जमात की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है और वो पुरतशद्दुद रहा है। फैज़ाबाद धरना आपको अच्छी तरह याद होगा। तो फिर देखिए ना, फिर ये किसकी बात सुनते हैं? मरीम नवाज़ की बात सुनेंगे, IG की बात सुनेंगे, चीफ सेक्रेटरी की बात सुनेंगे, किसकी बात सुनेंगे? इनकी बात तो नहीं वो सुनेंगे। तो वो चाहिए था जाके इनसे बात करते। वो तो पहले भी एक बार बात की थी, तो आपको पता है वो फुटेज आज तक है कि उन्होंने पैसे बांटे थे। हाँ, तो इसलिए वो गलत था ना, जिस तरीके से आपने बात की थी और पैसे वैसे दे के मसला हल किया था, वो गलत था ना। तो ये इस किस्म की जो तंजीमें हैं, रियासत को चाहिए सही तरीके के साथ इनको इनमें इन्फिल्ट्रेशन होनी चाहिए और सही तरीके के साथ इनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब तो वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी आना चाह रहे हैं और आ चुके हैं और 7-8% वोट भी ले जाते हैं। और अगर ये मामला जो है जो डिस्क्रेडिट हुई जा रही है मेन स्ट्रीम पार्टीज़, तो लोग तो फिर इन्हीं की तरफ जाएंगे, ये तो और मजबूत होंगे। तो क्या आपके पास कोई पॉलिसी है कि ये ना हो ऐसे? तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए ना रियासत के इदारों को। आपकी माजी की पॉलिसीज़ आपको हॉन्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल शामिल कर लें। गुलाम हुसैन कराची से क्या जानना चाहते हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दफाई मुआहिदा हुआ है, इसके तहत पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। तो सर, हाल ही में इंडिया ने जंग की धमकी दी है, तो क्या ये धमकी सऊदी अरब को धमकी तस्वर नहीं होगी और सऊदी अरब को क्या इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए एज अ पार्टनर? देखिए, सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। सवाल ये है कौन सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा? कौन कर सकता है? क्या अमेरिका सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा? वो तो उनके अलायंस है, वो तो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरेबिया की अमेरिका के अंदर। वहाँ अमेरिका ने अपना बेस भी बनाया हुआ है, डिफेंस पैक्ट भी है सऊदी अरेबिया के साथ। तो अमेरिका तो नहीं अटैक करेगा। अगर अमेरिका सऊदी अरेबिया को नहीं अटैक करेगा तो इजराइल भी नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि इजराइल और अमेरिका आर एलाइज एंड अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया आर एलाइज। तो किसकी तरफ से थ्रेट है सऊदी अरेबिया को? किसी गल्फ कंट्री की तरफ से तो थ्रेट नहीं है। हाँ, एक वक्त थ्रेट थी ईरान की तरफ से,
मगर जब से ईरान सऊदी अरेबिया के तल्लुकात अच्छे हुए हैं वो ख़त्म हो गई है थ्रेट। अब कोई थ्रेट नहीं है सऊदी अरेबिया को। वो और बात है इंटरनल कुछ हो सकता है, वो तो होता ही रहता है इन मुल्कों में, मगर कोई थ्रेट नहीं है। एक थ्रेट रह गई, वो है यमन। यमन के हूथीज़ जो हैं वो नहीं मानते, वो तो सऊदी अरेबिया के पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर यमन की तरफ से फिर को हमला होता है सऊदी अरेबिया के ऊपर या बिगड़ जाते हैं हालात और सऊदी अरेबिया को मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, कोई इशू ही नहीं है। और वैसे भी अमेरिका तो अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बमबारी बंद की है हूथीज़ की, बिकॉज हूथीज़ थ्रेटन कर रहे थे कि हम सारे आपकी शिपिंग को उड़ा के रख देंगे। तो अमेरिका पीछे हट गया क्योंकि इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी वहाँ हैं। मगर अगर सऊदी अरेबिया को ज़्यादा ख़तरा है हूथी से तो सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान भी मदद करेगा और अमेरिका भी करेगा। आइए अब पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है अमेरिका से या किसी और से। पाकिस्तान को अगर ख़तरा है तो वो इंडिया से है और शायद आगे जाके गुरिल्ला वॉरफेयर अफगानिस्तान से भी हो सकती है, मगर फौरी तौर पे अगर ख़तरा है तो वो इंडिया से है। तो सवाल आपका ये बना पाकिस्तान की मदद कैसे करेगा सऊदी अरेबिया अगर इंडिया पाकिस्तान को फिर से अटैक करता है। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि किसी सऊदी अरेबिया आपको मिलिट्री सप्लाईज़ नहीं दे सकता, आपको फ़ौज अपनी नहीं दे सकता। सऊदी अरेबिया आपको पैसे दे सकता है, आपको तेल दे सकता है, आपकी हमायत में न्यू के इंटरवीन करके रोकने की कोशिश कर सकता है, इंडिया को समझाने की कोशिश कर सकता है, इंडिया को कंडेम भी कर सकता है। मगर वो सऊदी अरेबिया के बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर भाई साहब। पाकिस्तान में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उस किस्म की, छोटी मोटी हैं। इंडिया के अंदर तो उन्होंने लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और भी प्लान है वहाँ करने का। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल सऊदी अरेबिया को ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकता है, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना ने जैसे रोल प्ले किया है पाकिस्तान के साथ। मगर ये जो सारा पैक्ट है ना, मेरा ये मौक़िफ़ है, ये सिग्नल है और फ्रैंकली सऊदी अरेबिया को कोई रियल थ्रेट नहीं है कहीं से भी। सो पाकिस्तान भी ख़ास उधर इशू नहीं है कि उनकी हेल्प करने का। ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है कि इज़राइल को कि जी आप मेहरबानी करें और जिस तरीके से आपने कदर की बेइज्जती की है कि वहाँ जाके बम्बार्डमेंट कर दिए, तो आप ये भी हमारे साथ मत करें, बिकॉज हमारी आवाम भी इसको नहीं मानेगी और वो कहेंगी कि आप एक्ट करें अगेंस्ट इसराइल। तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं एंड और ये जो पैक्ट है लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बट मेरे हिसाब से मैसेज है टू इंडिया फ्रॉम द सऊदीज़ कि अगर आपने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हमारी मजबूरी होगी कि हम कंडेम करेंगे उसको और हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी रुक जाएं कुछ अरसे के लिए। बट द सऊदीज़ कांट हेल्प अस मिलिटरीली, दैट ओनली चाइना कैन डू। वी कैन हेल्प द सऊदीज़ मिलिटरीली इफ़ दे आर अटैक्ड बाय द हूथीज़ इन फ्रॉम यमन, डेफिनेटली। बट आई थिंक वहाँ भी उसकी भी चांसेस अब बहुत कम है, बिकॉज अगर ऐसी होती भी है तो वो अमेरिका जो बैठा हुआ है यमन को अटैक करने के लिए। तो पाक सऊदी मुआहिदा किसके लिए कितना सूदमंद हो सकता है, ये आपने जवाब में मिल गया। दीगर सवालों के लिए आइंदा प्रोग्राम का इंतज़ार करें, तब तक के लिए इजाज़त।